जय हिंद। कल हम लोगों ने भारत के संदर्भ में जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व और संगठन के बारे में चर्चा प्रारंभ किया था। इस क्रम में जनसंख्या क्या है, जनसंख्या घनत्व क्या है, जनगणना और जनगणना से संबंधित प्रमुख मुद्दों के बारे में, प्रमुख तथ्यों के बारे में जाना था। आज हम लोग जानेंगे जनसंख्या वृद्धि क्या है। जनसंख्या वृद्धि क्या है और जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं। तो एक निश्चित अवधि में, एक निश्चित समय अवधि में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन, एक निश्चित समय अवधि में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन, जनसंख्या में होने वाला बदलाव जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। मतलब एक निश्चित अवधि में, जैसे जनगणना 10 वर्षों पर होता है, तो 10 वर्षों में जनसंख्या में जो परिवर्तन हुआ है, जो बदलाव हुए, धनात्मक बदलाव, उस धनात्मक बदलाव को हम जनसंख्या वृद्धि के नाम से जानते हैं। 17वीं शताब्दी की बात करें तो भारत में सबसे पहले जनसंख्या का अनुमान मोरलैंड नामक विद्वान ने लगाया था। यदि आपके सामने प्रश्न आता है कि भारत में सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि का अनुमान किसने लगाया था, तो आपका उत्तर होगा मोरलैंड। मोरलैंड एक ऐसा विद्वान थे जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि का अनुमान लगाया था। सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि जनगणना 10 वर्षों पर होती है। जैसे पहली बार जो 10 की जनगणना है या वैज्ञानिक तरीके से जनगणना है 1881 में शुरू हुई। 1881 के बाद 1891 ईस्वी में हुई, उसके बाद 1901 ईस्वी में हुई। तो हर 10 वर्षों पर जनगणना होती है और हर 10 वर्ष में जनगणना एक निश्चित रेशियो से, निश्चित दर से बढ़ती है। लेकिन अभी तक जो 15 बार जनगणना हुई है, इसमें 2 बार ऐसा हुआ है, एक स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले और एक स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, जब जनसंख्या बढ़ने के बजाय जनसंख्या में कमी दर्ज की गई थी। जनसंख्या बढ़ने के बजाय जनसंख्या कम हो गया था। तो आपको बता दें कि एक कहानी है 1921 ईस्वी की। 1921 ईस्वी में जनसंख्या बढ़ने के बजाय जनसंख्या घट गया था। वजह 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। उसमें बहुत सारे नौजवानों की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। तो 1911 के बाद जो 1921 में जनगणना हुई, उस वर्ष जनसंख्या थोड़ा सा नकारात्मक चला गया था। उसे 1921 की जनगणना को हम ग्रेट डिवाइड की संज्ञा देते हैं। 1921 के जनगणना को हम ग्रेट डिवाइड की संज्ञा देते हैं या जनसंख्या के महान विभाजक वर्ष के नाम से जानते हैं। इसी तरह लेते हैं 1951 को लेते हैं तो 1939 से 1945 में दूसरा विश्व युद्ध हुआ था और उस दूसरे विश्व युद्ध में भी भारत की जनसंख्या में थोड़ा सा नकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला था। तो 1951 की जनगणना को हम जनसंख्या का लघु विभाजन वर्ष कहते हैं। 1921 को जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष और 1951 को जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष के नाम से जानते हैं। अब सवाल है, तो भारत में जनसंख्या वृद्धि की कितनी अवस्थाएं हैं? भारत में जनसंख्या वृद्धि की कितनी अवस्थाएं हैं? तो आपको बता दें, भारत में जनसंख्या के वृद्धि की 4 अवस्था है। भारत में जनसंख्या वृद्धि की कितनी अवस्था है? तो भारत में जनसंख्या के बढ़ने का, जनसंख्या के वृद्धि की 4 अवस्था है। पहला है धीमी वृद्धि की अवधि। धीमी वृद्धि की अवधि 1901 ईस्वी से 1921 ईस्वी के बीच की जो अवधि है, उसको हम जनसंख्या के धीमी वृद्धि की अवधि के नाम से जानते हैं। दूसरा, निरंतर वृद्धि 1921 ईस्वी से 1951 ईस्वी के बीच जनसंख्या वृद्धि की 2 अवधि है, उसे हम निरंतर वृद्धि की अवधि के नाम से जानते हैं। उसके बाद तीव्र वृद्धि 1951 से 1981 ईस्वी के बीच की जो अवधि है, इसको हम जनसंख्या के तीव्र वृद्धि की दर के नाम से जानते हैं। और 1981 से अब तक जो जनसंख्या बढ़ रही है, उसको हम घटती वृद्धि अवधि
मतलब पहले के तुलना में जनसंख्या वृद्धि क्या हो रही है, घट रही है। अब है जनसंख्या विस्फोट क्या है। एक छोटा सा टॉपिक है, वह टॉपिक है जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट क्या है, या जनसंख्या के विस्फोट से आप क्या समझते हैं? तो किसी देश में वहां के प्राकृतिक संसाधनों के तुलना में जनसंख्या का बड़ी तेज गति से बढ़ना, जिस गति से, जिस दर से प्राकृतिक संसाधन बढ़ रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा दर से जनसंख्या का बढ़ना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। अब चर्चा करते हैं तो जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हैं। भारत में जनसंख्या बड़ी तेज गति से बढ़ रही है, तो भारत में जनसंख्या के बढ़ने के क्या कारण हैं? तो भारत में जनसंख्या के बढ़ने के अनेक सारे कारण हैं। पहला कारण है जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में कमी आ गई है। भारत में तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही है, इसके पीछे पहला कारण है कि भारत में जन्म दर भी तेजी से बढ़ रहा है और मृत्यु दर भी तेजी से बढ़ रहा है। तो जन्म दर भी बढ़ रहा है, और मृत्यु दर कम हो गई है। जन्म दर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधा के विकास के कारण मृत्यु दर में कमी आ गई है। इस कारण से जनसंख्या बढ़ रही है। दूसरा कारण, भारत में प्रजनन दर अधिक है। मतलब इंडियन लोगों में, भारत के लोगों में मानसूनी जलवायु के कारण, गर्म जलवायु के कारण बच्चा पैदा करने की क्षमता ज़्यादा है। इस कारण भारत में जनसंख्या तेज गति से बढ़ रही है। इसके अलावा भारत में लड़का और लड़की दोनों का विवाह कम आयु में हो जाता है। एक आंकड़ा के अनुसार इंडिया में लगभग 80% लड़के और लड़कियों की शादी या तो शादी की उम्र 18 और 21 साल तक या 21 साल से पहले हो जाया करती है। और आप सभी जानते हैं कि महिलाओं में मेनोपॉज की उम्र 42 वर्ष है, तो 18 वर्ष से 42 वर्ष की अवधि में उसे जनन कर का अवसर एक लंबा पीरियड मिल जाता है, और यह भी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण बन जाता है। उसके बाद भारत में विवाह सार्वभौमिक है। भारत में क्या है, विवाह सार्वभौमिक है। अपाहिज हो, लूल्हा हो, लंगड़ा हो, पागल हो, निकम्मा हो, किसी काम के लायक नहीं हो, लेकिन विवाह के लायक जरूर होता है। स्वावलंबी हो ना हो, लेकिन विवाह जरूर कर लेता। तो भारत में विवाह सार्वभौमिक है, सभी का विवाह हो जाता है। हमारे जो गार्जियन है अपने बच्चे की या बच्ची की कमी को भी छुपाकर उसकी शादियां कर दिया करते हैं। तो इस कारण भी जनसंख्या वृद्धि की दर क्या हो गई है, तेज हो गई। अब है तो नगरीय जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या। तो आप सबको पहले पता है कि नगर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को नगरीय जनसंख्या कहते हैं, और गांव में निवास करने वाले लोगों की संख्या को ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। और आपको बता दें कि भारत के कुल जनसंख्या का 31.02% लोग नगर में रहते हैं और 78.08% लोग गांव में रहते हैं। भारत के कुल जनसंख्या का 31.02% लोग नगर में और इतना परसेंट लोग कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं। और आपको पहले ही परिभाषा दे दिया हूं, नगर किसे कहते हैं, गांव किसे कहते हैं, तो बता दिया हूं कि वह बस्ती जहां के 75% से ज़्यादा लोग गैर कृषि कार्य में लगे हों उसे हम नगर कहते हैं, और जहां के 75% से ज़्यादा लोग कृषि कार्य और पशुपालन में लगे हों उसे हम गांव के नाम से जानते हैं। अब है जनसंख्या नीति 2000 क्या है। जनसंख्या तेज गति से बढ़ रही थी, और तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हमारे देश में अनेक प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। तो तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण लगाने के लिए भारत सरकार ने 2000 ईस्वी में एक जनसंख्या नीति की घोषणा की है। 15 फरवरी, मतलब मैं आपको बता दूं कि 2015 फरवरी
15 फरवरी को या 15 फरवरी 2000 को भारत सरकार ने जनसंख्या के से संबंधित एक नीति की घोषणा की, जिसे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 क्या है? तो जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने के लिए 15 फरवरी 2000 ईस्वी को भारत सरकार के द्वारा एक नीति की घोषणा की गई। उस नीति को ही हम जनसंख्या नीति 2000 के नाम से जानते हैं। मन में प्रश्न होगा तो जनसंख्या नीति 2000 की मुख्य बातें क्या हैं? तो आपको बता दें कि जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी की पहली बात है कि कुल प्रजनन क्षमता को हटाना, मतलब 2:1 कर देना, मतलब हम 2 हमारे 1, इस पॉलिसी को लागू कर देना। दूसरा, 2 बच्चों के मापदंड को अपनाना, अधिक से अधिक हो सके तो 2 बच्चा के मापदंड को ही क्या कर लेना, अपना लेना। तीसरा, जन्म का, मृत्यु का, विवाह का और गर्भधारण का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया। जनसंख्या नीति में कहा गया कि जन्म लेता है पंजीकरण करा दीजिए, मृत्यु होती है उसका भी पंजीकरण कराओ, विवाह होता है उसका भी पंजीकरण कराओ और गर्भधारण करता है उसका भी पंजीकरण करा देना है। शिशु मृत्यु दर, बच्चा 2001 की जनगणना के अनुसार 1000 जन्म लेने वाले बच्चों में 42 बच्चे मर जाते हैं। तो ये ऐसा नियम बनाया गया कि शिशु मृत्यु दर को हमको 30 कर देना है। 100% टीकाकरण, जन्म के बाद जो बच्चों में विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने के लिए टीका दी जाती है, सभी बच्चों को 100% टीकाकरण करना। मातृ मृत्यु दर 100 से नीचे करना, मतलब प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर माता अगर बच्चा पैदा कर दे, तब बच्चा पैदा करते समय बहुत सारी महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, तो उसके मृत्यु दर को घटाना, 1 लाख में 100 ही मृत्यु हो, ऐसा उपाय करना। लड़कियों को देर से शादी करने का बढ़ावा देना। ये 2000 ईस्वी के जनसंख्या नीति की क्या थी, मुख्य बातें थी। अब प्रश्न है, तो जनसंख्या लिंग अनुपात, आयु संरचना क्या है? आयु संरचना क्या है? तो हमने विश्व के बारे में चर्चा भी किया है। एक टॉपिक आता है कि आयु संरचना क्या है। आयु संरचना क्या है? तो किसी देश की जनसंख्या को उम्र के आधार पर वर्गीकरण कर देना, किसी देश की जनसंख्या को उम्र के आधार पर वर्गीकरण कर देना आयु संरचना कहलाता है। और किसी देश की जनसंख्या को उम्र के आधार पर 3 वर्ग में बांटा गया है, 0 से 14, 15 से 59 और 60 से ऊपर। किसी देश की जनसंख्या को उम्र के आधार पर वर्गीकरण कर देना आयु संरचना कहलाता है। और आयु संरचना के आधार पर विश्व की, भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा गया है, 0 से 14, इसको हम कहते हैं बाल वर्ग, 15 से 59 इसे हम कहते हैं वयस्क, और 60 से ऊपर को हम कहते हैं वृद्ध। बाल वर्ग जो होता है और वृद्ध वर्ग जो होता है, इस दोनों को हम कहते हैं आश्रित या अनुत्पादक। क्योंकि बाल वर्ग भी काम करने के लायक होता नहीं, काम नहीं करता है, और वृद्ध जो 60 से जिनका उम्र ज्यादा हो गया है, सरकार ने तो उनको रिटायर कर दिया है, वृद्ध मान लिया है, यह भी काम के लायक नहीं होता है। और जो वयस्क होते हैं 15 से 59, इनको कार्यशील कहा जाता है। तो किसी देश की जनसंख्या को उम्र के आधार पर किया गया वर्गीकरण आयु संरचना कहलाता है। मन में एक प्रश्न होगा, तो भारत में बाल वर्ग कितना है? तो आपको बता दें कि भारत में बाल वर्ग की बात करें तो 35.6%। भारत के कुल जनसंख्या का 35.6% क्या है? 0 से 14 वर्ष के बच्चे। उसके बाद 56.9% है वयस्क, और 7.5% जो है वह वृद्ध वर्ग है। चूंकि कुल जनसंख्या में सबसे ज्यादा युवा हैं, इसलिए भारत को विश्व का सबसे युवा देश के नाम से जानते हैं। तो ये बात आपको समझ गए होंगे कि आयु संरचना क्या है। तो किसी देश की जनसंख्या को उम्र के आधार पर किया गया वर्गीकरण आयु संरचना कहलाता है। और आयु संरचना के आधार पर
भारत की जनसंख्या के 3 वर्ग हैं, बाल वर्ग, वयस्क वर्ग और वृद्ध वर्ग। 0 से 14 बाल वर्ग, 15 से 59 वयस्क और 60 से ऊपर वृद्ध है। बाल वर्ग की संख्या 35.6%, वयस्क 56.9% और वृद्ध 7.5%। अब है लिंग अनुपात क्या है। एक नया टॉपिक मेरे सामने आया कि लिंग अनुपात क्या है। लिंग अनुपात क्या है? लिंग अनुपात क्या है तो कहता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसी को हम लिंग अनुपात कहते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं के कुल संख्या को हम लिंग अनुपात कहते हैं और भारत का जो लिंग अनुपात है वह 943 है। मतलब 1000 पुरुष पर मात्र 943 महिला है। और अपने बिहार की बात करें तो 1000 पुरुष पर मात्र 918 महिला है। तो लिंग अनुपात क्या है? तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है उसको लिंग अनुपात कहते हैं और भारत का औसत लिंग अनुपात 943 है। मतलब 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या 943 है। लेकिन सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला जो राज्य है वह केरल है। सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन है? केरल है। और सबसे कम लिंग अनुपात वाला जो राज्य है वह हरियाणा है। केरल में पुरुषों की तुलना में महिला ज्यादा है और हरियाणा में पुरुषों की तुलना में महिला सबसे कम है इंडिया में। अब एक सवाल है कि भारत में महिला कम होने के पीछे क्या कारण है? महिला या लिंग अनुपात? भारत में लिंग अनुपात कम होने के क्या कारण है? पुरुष ज्यादा है और महिलाओं की संख्या कम है। इसके पीछे रीजन क्या है, वजह क्या है? भारत में महिलाओं की संख्या कम होने का या स्त्रियों की संख्या को कम होने के पीछे कारण क्या है, या लिंग अनुपात में कमी के क्या कारण है? तो भारत में महिलाओं की संख्या कम होने का पहला कारण है कि भारत में स्त्री की तुलना में पुरुष बच्चा ज्यादा पैदा होता है। भारत में पुरुष की तुलना में स्त्री की तुलना में पुरुष बच्चा लड़का ज्यादा पैदा होता है, लड़की पैदा कम होती है। मन में प्रश्न होगा फिर लड़का ज्यादा पैदा होता है लड़की कम होती है क्यों? तो इसके पीछे कारण है भ्रूण हत्या। गर्भमी मशीन की सहायता से सरकार के रोक के बावजूद भी, कानूनी अपराध होने के बाद भी यह लोग गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग परीक्षण करा लेता है और बेटी होने पर मां के गर्भ में ही उसकी हत्या करा देता है। इस कारण पुरुष बच्चा ज्यादा पैदा होता है और स्त्री बच्चा पैदा कम होता है, जो स्त्री की संख्या में कमी का कारण है। दूसरा, भारत में अधिकांश राज्यों में लड़की को बोझ माना जाता है। भारत के अधिकांश राज्यों में लड़की को बोझ माना जाता है, भार माना जाता है। इस कारण में या तो बचपन में ही उसकी हत्या कर दी जाती है या उसे पैदा ही नहीं होने दिया जाता है। यह भी स्त्रियों की संख्या में कमी का कारण है। तीसरा, भारत में आज भी बाल विवाह की परंपराएं हमारे समाज में देखने को मिलती है और कम उम्र में ही लड़कियों की शादी हो जाती है। इस कारण लड़की कम उम्र में ही मां बन जाती है और अनेक प्रकार की घातक रोगों का शिकार हो जाती है और समय से पहले उनकी क्या हो जाती है, कम उम्र में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो भारत में ये 3-4 कारण हैं जो स्त्रियों की संख्या के कमी के कारण है। अब प्रश्न होगा, तो हमने चर्चा भी किया कि केरल राज्य में ज्यादा है, तो सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन है? केरल है। तो केरल में 1000 पुरुष पर 1084 महिला है। केरल में लिंग अनुपात ज्यादा है, तो केरल में लिंग अनुपात क्या है? तो 1000 पुरुष पर 1084 महिला है। और सबसे हमने कहा कम महिला कहाँ है? तो हरियाणा की बात हमने कहा, तो हरियाणा में 1000 पुरुष पर मात्र 879 महिला है। हरियाणा की बात करें तो 1000 पुरुष पर 879 महिला है। केंद्र शासित प्रदेश भारत में 9 है। इस 9 केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी की बात करें, 9 केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी को हम पौंडीचेरी भी कहते हैं। पुडुचेरी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां लिंग अनुपात 1037 है। मतलब 1000 पुरुष पर 1037 महिला है। और
चंडीगढ़ जो है इसमें लिंग अनुपात सबसे कम है, मतलब 1000 पुरुष पर मात्र 818 महिला है। तो आप समझ गए होंगे कि लिंग अनुपात क्या है और महिलाओं की संख्या में कम होने के पीछे कारण क्या है। सबसे अधिक लिंग अनुपात केरल का है 1084, सबसे कम हरियाणा का 879, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा पुडुचेरी का है 1037 और चंडीगढ़ में मात्र 818 है। हम बिहार की बात पहले ही कर दिया हूँ, 918 है, लेकिन बिहार में 2 जिला है, गोपालगंज और सिवान। गोपालगंज और सिवान बिहार का ऐसा जिला है जहां लिंग अनुपात ज्यादा है, पुरुषों के तुलना में महिलाओं की संख्या वहां पर क्या है, ज्यादा है। अब है भाषाई संगठन, टॉपिक है भाषाई संगठन। भाषा के आधार पर जनसंख्या का वर्गीकरण भाषाई संगठन कहलाता है। अब जानते हैं ना भाषा क्या है, तो अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा क्या है, तो अभिव्यक्ति का, अपने विचारों को दूसरे के सामने रखने का एक माध्यम है, वह है क्या, भाषा। और साधारण बोलचाल की भाषा में भाषा का मतलब होता है बोलना। भाषा का मतलब क्या होता है, बोलना। भारत में लगभग वर्तमान समय की बात करें तो 826 बोलियां हैं। भारत में कितनी बोलियां हैं, 826 बोलियां, मतलब भाषाएं हैं। 826 ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें भारत के लोग बोलते हैं। इस 826 में से 720 ऐसी बोली हैं जिसे कम से कम 1 लाख लोग बोलता है। 826 में से 720 ऐसी बोलियां हैं जिन्हें कम से कम 1 लाख लोग बोलता है। और इस 826 में से ही 22 भाषा को कानूनी मान्यता दिया गया है, संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया गया है। मन में एक प्रश्न होगा, तो भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, भाषा को, अपने विचारों को दूसरे के सामने रखा जा सकता है। भारत में कुल 826 बोलियां हैं और इस 826 में से 22 को संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया गया है, कानूनी भाषा का दर्जा दिया गया है। तो मन में एक प्रश्न होगा कि भारत के भाषाओं को कितने परिवारों में बांटा गया है। तो भारत के जो भाषा है इसको 4 परिवार में बांटा गया है। मतलब भारत में कितने परिवार, भाषा परिवार के लोग रहते हैं, तो भारत में 4 भाषा परिवार के लोग रहते हैं। पहला है ऑस्ट्रिक। ऑस्ट्रिक को हम निषाद भी कहते हैं। भारत में 4 भाषा परिवार के लोग रहते हैं। भारत में कितने भाषा परिवार के रहते हैं, तो 4। और आपके भारत के 4 भाषा परिवार में जो सबसे पहला है ऑस्ट्रिक या निषाद, और भारत के कुल भाषा का 1.38% लोग, 1.38% लोग ऑस्ट्रिक या निषाद भाषा को बोलते हैं। दूसरा है द्रविड़। दूसरा भाषा कौन है, द्रविड़। द्रविड़ का मतलब दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषा। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इन राज्यों की बात करते हैं। तो भारत के कुल जनसंख्या का 20% लोग द्रविड़ भाषा को बोलते हैं। भारत के कुल जनसंख्या का 20% लोग द्रविड़ भाषा को बोलते हैं। उसके बाद तीसरा है चीनी तिब्बती। चीनी तिब्बती, इसको हम किरात भी कहते हैं। चीनी तिब्बती को हम किरात भी कहते हैं। और देश की कुल जनसंख्या का 0.85% लोग चीनी तिब्बती भाषा को क्या करते हैं, बोलते हैं। और चौथा जो भाषा है भारतीय यूरोपीय, इसको हम आर्य भी कह सकते हैं। और भारत के कुल जनसंख्या का लगभग 73% लोग, भारत के कुल जनसंख्या का 73% लोग भारतीय यूरोपीय या आर्य भाषा को बोलते हैं। तो यहाँ एक प्रश्न हर बार पूछता है कि भारत में सबसे ज्यादा किस भाषा परिवार के लोग हैं, तो आर्य भाषा परिवार के 73% लोग। सेकेंड नंबर में द्रविड़ है 20% लोग। थर्ड नंबर में ऑस्ट्रिक निषाद है 1.38% लोग। और चीनी तिब्बती 0.85% लोग। मतलब सबसे कम भाषा बोलने वाला जो परिवार है वह चीनी तिब्बती किरात परिवार, और सबसे अधिक कौन है, भारतीय आर्य। मन में प्रश्न होगा, हम बिहार के हैं तो बिहार में किस भाषा परिवार के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। तो आपको बता दें कि बिहार में चीनी तिब्बती को छोड़कर, इस चीनी और तिब्बती को छोड़कर ऑस्ट्रिक,
द्रविड़ और भारतीय यूरोपीय, इन तीनों परिवार के भाषा अपने बिहार में बोली जाती है। अपने बिहार के अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले लोग केवल चीनी तिब्बती मतलब किरात भाषा को नहीं बोलते हैं, लेकिन निषाद, द्रविड़ और आर्य, इन सभी भाषाओं के लोग अपने बिहार में रहते हैं। अब अगला प्रश्न होगा, धार्मिक संगठन। अगला टॉपिक मेरे सामने आ जाता है, लास्ट टॉपिक है धार्मिक संघटक। धर्म की संरचना, धार्मिक संगठन का मतलब धर्म की संरचना। धर्म क्या है, बार बार मन में प्रश्न आता है। तो धर्म एक विश्वास है, धर्म एक आस्था है, धर्म आत्मा के परमात्मा से मिलन का एक माध्यम है। स्वामी विवेकानंद ने धर्म को परिभाषित करते हुए लिखा कि धर्म वह है जो मानव को इस संसार और परलोक में आनंद को खोज करने के लिए प्रेरित करता है। मानव को इस संसार और परलोक में आनंद को खोजित करने के लिए प्रेरित करता है, वही क्या है, धर्म है। भारत में धर्म की बात करते हैं तो भारत संसार में 7 धर्म के लोग हैं। इसमें भारत की अगर बात कर दें तो सबसे पहले लेते हैं हिंदू का। भारत के सबसे जो बड़ा धर्म है वह हिंदू धर्म है और भारत में हिंदुओं की संख्या 96.62 करोड़ है। हिंदू धर्म नंबर 1 स्थान पर है और भारत में 96.62 करोड़ लोग हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं। यह देश का सबसे बड़ा धर्म है। दूसरा धर्म है मुसलमान धर्म। इंडिया का जो दूसरा बड़ा धर्म है वह मुसलमान को हम इस्लाम धर्म भी कहते हैं। हालांकि इस्लाम धर्म का प्रादुर्भाव जन्म अरब प्रदेश में हुआ था और पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना किया था। और भारत में 17.22 करोड़ लोग मुसलमान धर्म को मानने वाले। चौथा जो भारत का सबसे बड़ा धर्म है वह सिख धर्म है। भारत का जो तीसरा बड़ा धर्म है वह ईसाई धर्म है। ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह हैं और भारत में 2.78 करोड़ 2.78 करोड़ लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। ईसाई के बाद नंबर 4 में आ जाएंगे सिख धर्म। सिख धर्म भारत का चौथा बड़ा धर्म है और सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक हैं और भारत में 2.08 करोड़ लोग 2.08 करोड़ लोग सिख धर्म को मानने वाले हैं। मतलब भारत का जो सबसे बड़ा धर्म है हिंदू धर्म है, सेकेंड मुसलमान है, थर्ड ईसाई है, 4 में सिख है, 5वां जो धर्म है सबसे बड़ा वह जैन है। जैन धर्म भारत में 5वां बड़ा धर्म है और 44.52 लाख लोग जैन धर्म के लोग रहते हैं। और छठा जो बड़ा धर्म है वह बौद्ध धर्म है। छठा जो बड़ा धर्म है इंडिया में वह बौद्ध धर्म है और इसकी संख्या है 84.43 लाख। और 7वां जो धर्म है वह पारसी है और पारसी धर्म के लोगों की संख्या सबसे कम है, मात्र 69,740 लोग ही पारसी धर्म को मानने वाले। तो देख लिए कि धर्म की बात करते हैं, हिंदू 96.62 करोड़, मुसलमान 17.22 करोड़, ईसाई 2.78 करोड़, सिख 2.08 करोड़, बौद्ध 84.43 लाख, जैन 44.25 लाख 52 लाख और पारसी 69,740 लाख। अब छोटा सा टॉपिक है कि कामगार क्या है। तो जो व्यक्ति रोजगार करता है उसको कामगार करते हैं
और भारत में जो कुल जनसंख्या को काम के आधार पर 3 वर्गों में रखा गया, मुख्य कामगार, सीमांत कामगार और गैर कामगार। कामगार उसे कहते हैं जो काम करता है, और भारत में कामगारों के 3 वर्ग है। मुख्य कामगार जो काम में व्यस्त रहता है, सीमांत कामगार जो डेली वेज पर काम करता है, कभी काम मिलता है कभी काम नहीं मिलता है, और गैर कामगार जो किसी काम में नहीं लगा हुआ। मतलब मुख्य कामगार उसे कहते हैं जो साल में 6 महीना कम से कम काम करता है, सीमांत कामगार 6 महीना से कम काम करता है, और गैर कामगार वह है जो पूर्णतः बेरोजगार है, किसी काम में नहीं लगा हुआ। और व्यावसायिक संगठक क्या है, तो इस बात का चर्चा हम पिछले कई बार कर चुका हूं कि काम के आधार पर किसी देश के जनसंख्या का किया गया वर्गीकरण, काम के आधार पर किसी देश के जनसंख्या का किया गया वर्गीकरण जनसंख्या का व्यावसायिक संगठक कहलाता है। ये रहा आपका टॉपिक जनसंख्या, जो भारत के संदर्भ में समाप्त हो गया। पुनः हम लोग कल एक नया टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।